Gene regulation is the process cells use to control how DNA is transcribed into RNA. हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सब लोग अच्छा कर रहे होंगे। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन के बारे में कि जीन एक्सप्रेशन का रेगुलेशन क्यों ज़रूरी है, और एज एन एक एग्जांपल लेकर हम लोग पढ़ेंगे लैकोप्रोन का कि कैसे किया जाता है। देखिए, रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन से हमारा क्या मतलब है कि हम नहीं चाहते कि यानी कि हमारी सेल्स नहीं चाहती कि कोई भी जीन का एक्सप्रेशन पूरा टाइम होता रहे। वो चाहती है कि उसका एक्सप्रेशन सिर्फ जब ज़रूरत हो तब हो, जब ना हो ज़रूरत तब उसको बंद किया जाए एक्सप्रेशन को, क्योंकि बहुत सी एनर्जीज़, बहुत सारा मटेरियल यूज़ होता है। जब ज़रूरत नहीं है तो सेल नहीं चाहती कि एनर्जी का यूज़ किया जाए, क्योंकि उस टाइम पर वो चाहती है कि एनर्जी को सेव किया जाए, रॉ मटेरियल्स को बचाया जाए उस टाइम के लिए जब उसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो वहीं पर काम आता है रेगुलेशन जीन एक्सप्रेशन का। तो कुछ जीन्स तो हमारे पास होते हैं जो कॉन्स्टिट्यूटिवली एक्सप्रेस होते रहते हैं, लगातार एक्सप्रेस होते रहते हैं कॉन्स्टेंटली, क्योंकि सेलुलर एक्टिविटी के लिए वो कॉन्स्टेंटली ज़रूरत होते हैं। जैसे कि ग्लाइकोलिसिस के एंजाइम्स के जो जीन्स हैं, एटीपेज एंजाइम के जो जीन्स हैं। बट कुछ होते हैं नॉन कॉन्स्टिट्यूटिव जीन्स, जिनको सेल चाहती है कि ये साइलेंट रहे और जब मैं कहूँ तब ये ऑन हो और एक्सप्रेशन करे, अदरवाइज जब मैं कहूँ तब ये ऑफ हो जाए। तो जो जीन एक्सप्रेशन का रेगुलेशन है वो काफ़ी लेवल्स पर हो सकता है। प्रोकैरियोट्स में सिर्फ एक ही लेवल पर होता है, सिर्फ ट्रांसक्रिप्शन लेवल पर, यानी कि mRNA बनाने के लेवल पर। क्यों? क्योंकि कुछ फैक्टर्स हैं प्रोकैरियोट में। जैसे सबसे पहले तो प्रोकैरियोट्स में कोई भी कंपार्टमेंटलाइजेशन नहीं होता है। यहाँ पर सिर्फ एक ही कंपार्टमेंट है, साइटोप्लाज्म। वहाँ पर न्यूक्लियस नहीं है, जैसे कि यूकैरियोट्स में हमने जब देखा था कि जो ट्रांसक्रिप्शन हो रहा था वो यूकैरियोट्स में न्यूक्लियस के अंदर होता है। साथ में उसमें कुछ एक्स्ट्रा प्रोसेसेस भी होती है यूकैरियोट्स में, जैसे पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशंस होती थी। HNRNA से mRNA बनाना था, स्प्लिट जीन अरेंजमेंट था, इंट्रोन्स एंड एक्सोन्स अलग अलग टाइप के सीक्वेंस थे। फिर HRNA से mRNA बनाया था RNA स्प्लाइसिंग से। प्रोकैरियोट्स में ऐसा कुछ नहीं होता है। प्रोकैरियोट्स में सिर्फ एक ही कंपार्टमेंट है जहाँ पर ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन होता है, जो कि है साइटोप्लाज्म। प्रोकैरियोट्स में इंट्रोन्स नहीं है, इंट्रोन्स एब्सेंट है सिर्फ। तो कोई भी पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन नहीं होती है, क्योंकि ऑलरेडी सिर्फ एक्सोन्स हैं, सीधा mRNA बनाया है। तो इसलिए प्रोकैरियोट्स में रेगुलेशन जो है सिर्फ ट्रांसक्रिप्शन लेवल पर होता है। पर अगर हम यूकैरियोट्स की बात करें तो यूकैरियोट्स में ट्रांसक्रिप्शन लेवल पर हो सकता है रेगुलेशन। फिर HNRNA से mRNA बनाने वाला पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन लेवल पर कर सकते हैं। फिर mRNA को न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म ले जाना पड़ता है ट्रांसलेशन के लिए, वहाँ पर उसको रोक सकते हैं कि रुक जा भाई, मत जा, अभी ज़रूरत नहीं है। या फिर हम प्रोटीन फॉर्मेशन को भी रोक सकते हैं, ट्रांसलेशन लेवल पर रेगुलेशन कर सकते हैं कि अभी ज़रूरत नहीं है, अभी नहीं बनाना है। तो यही सब अलग अलग स्टेप्स हैं जहाँ पर हम यूकैरियोट्स में रेगुलेशन को कर सकते हैं, जीन के रेगुलेशन को हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। अब यहीं पर हमारे पास अरेंजमेंट आता है जीन्स का, मोनोसिस्ट्रोनिक एंड पॉलीसिस्ट्रोनिक। देखिए, सबसे पहले तो सिस्ट्रोन क्या होता है। सिस्ट्रोन वो पीस ऑफ DNA है जो कि एक फंक्शनल पॉलीपेप्टाइड प्रोटीन बनाता है। और अगर हम बात करें कि एक प्रमोटर और एक ऑपरेटर सिर्फ एक जीन के एक्सप्रेशन को कंट्रोल करे, उसको हम बोलते हैं मोनोसिस्ट्रोनिक। सिर्फ एक पीस ऑफ DNA सिर्फ एक पॉलीपेप्टाइड बना रहा है, यानी कि एक ही सिस्ट्रोन है एक बार में, तो उसके लिए एक प्रमोटर एक ऑपरेटर हर जीन के लिए। ये वाला अरेंजमेंट हमें मिलता है यूकैरियोट्स में, जैसे कि एक बल्ब के लिए एक स्विच। पर अगर हम बात करें प्रोकैरियोट्स की, प्रोकैरियोट्स में बहुत सारे जीन्स के एक्सप्रेशन के लिए सिंगल प्रोमोटर और ऑपरेटर होता है, यानी कि एक पीस ऑफ DNA से बहुत सारे फंक्शनल पॉलीपेप्टाइड बन जाते हैं, जिसको हम बोलते हैं पॉलीसिस्ट्रोनिक। एक स्विच ऑन किया, बहुत सारी लाइट ऑन हो गई। अब एक एग्जाम्पल लेके पढ़ते हैं हम लोग रेगुलेशन कैसे किया जाता है। प्रोकैरियोट्स में हमारे पास आता है ओप्रोन। दिया किसने था? जैकब एंड मोनेट ने दिया था, साइंटिस्ट के नाम है ये। अब ओप्रोन होता क्या है? ओप्रोन वो पीस ऑफ DNA है जो कि सिंगल यूनिट की तरह काम करता है, रेगुलेटेड यूनिट की तरह काम करता है, जिसमें स्ट्रक्चरल जीन्स होते हैं, एक ऑपरेटर होता है, एक प्रमोटर होता है।
और एक रेगुलेटर जीन होता है, तो अगर हम लोग बात करें कुछ ओपरोन्स की, तो हमारे पास बहुत सारे ओपरोन्स हैं। लैक ओपरोन है, जहाँ पर जो इंड्यूसर है वो लैक्टोज है, वेलिन ओपरोन है, रेबिनोज ओपरोन है, ट्रिप्टोफान ओपरोन है, हिस्टिडीन ओपरोन है, बहुत सारे हैं एक्सेट्रा, बहुत सारे। तो हम लोग एक एग्जाम्पल को पढ़ते हैं, लैक ओपरोन के बारे में पढ़ते हैं। तो जो लैक ओपरोन होता है, लैक इज़ फॉर लैक्टोज। तो इसके कुछ कंपोनेंट्स की अगर हम लोग सबसे पहले बात करें कि इसमें होता क्या क्या है। एक तो इसमें रिप्रेसर होता है, रिप्रेसर जिसको इनहिबिटर भी बोलते हैं। ये करता क्या है, ये ऑपरेटर के साथ बाइंड करता है, यहाँ पर ये ऑपरेटर के साथ बाइंड करता है, रिप्रेसर प्रोटीन ऑपरेटर के साथ बाइंड करता है। प्रमोटर जो है जहाँ पर आरएनए पॉलीमरेज बाइंड करता है, और ऑपरेटर के आगे है स्ट्रक्चरल जीन्स। लैक ओपरोन में 3 स्ट्रक्चरल जीन होते हैं, बीटा गैलेक्टोसाइडेज के लिए, परमेज के लिए, ट्रांस एसिटाइलेज के लिए। बीटा गैलेक्टोसाइडेज करता क्या है, लैक्टोज को ग्लूकोज और गैलेक्टोसाइडेज में ब्रेक करता है। परमेज करता क्या है, सेल की परमिएबिलिटी को बढ़ा देता है लैक्टोज के लिए, कि लैक्टोज को ज़्यादा अंदर लो। ट्रांस एसिटाइलेज करता क्या है, बीटा गैलेक्टोसाइडेज और परमेज दोनों एंजाइम की एक्टिविटी को एनहेंस कर देता है, बढ़ा देता है। अगर हम लोग बात करें अलग अलग कंडीशंस की, एक बार लैक्टोज एब्सेंट है और एक बार प्रेजेंट है, तो लैक ओपरोन कैसे काम कर रहा है, कैसे रेगुलेशन कर रहा है। तो देखिए, सबसे पहले तो हमें याद रखना है कि परमेज का मिनिमम एक्सप्रेशन तो हमेशा रहता ही है, क्योंकि ठीक है लैक्टोज एब्सेंट है, बट अगर परमेज होगा ही नहीं तो लैक्टोज अंदर ही नहीं आ रहा होगा, है ना। तो लैक्टोज का अंदर इनटेक करने के लिए परमेज का एक मिनिमम एक्सप्रेशन, लीकी एक्सप्रेशन तो हमेशा थोड़ा बहुत रहता ही है। तो सबसे पहली कंडीशन हम लोग ले लेते हैं कि लैक्टोज एब्सेंट है, यानी कि यहाँ पर इंड्यूसर एब्सेंट है। हमने इंड्यूसर किसको बोला, इंड्यूसर देखिए वो मॉलिक्यूल होता है मेटाबोलाइट का, जब आता है तो वो जो हमारा पूरा सिस्टम है यहाँ पर ओपरोन, उसको स्विच ऑन कर देता है। मोलिक्यूल ऑफ मेटाबोलाइट डेट कम्स टू स्विच ऑन द जीन्स आर कॉल्ड इंड्यूसर, एंड जो ये फिनोमिनन हो रहा है इसको हम बोलते हैं इंडक्शन। अब देखिए, लैक्टोज अभी नहीं है, इंड्यूसर अभी नहीं है, तो नॉर्मली जो लैक ओपरोन है वो स्विच ऑफ कंडीशन में रहता है। कैसे, सबसे पहले तो अगर हम लोग बात करें इसके कंपोनेंट्स को, हम यहाँ पर और डिटेल्स में देखें, तो सबसे पहले हमारे पास है यहाँ पर आई जो है वो जीन है इनहिबिटर का या रिप्रेसर का, और जो सबसे पहले वाला पी जो हमें दिख रहा है वो इस आई वाले जीन का प्रमोटर है, रिप्रेसर का प्रमोटर है। आगे जो प्रमोटर है वो हमारे स्ट्रक्चरल जीन्स का प्रमोटर है, फिर ऑपरेटर है, और फिर हमारे स्ट्रक्चरल जीन्स हैं। अब देखिए, यहाँ पर आरएनए पॉलीमरेज आएगा और इधर इसका आई का रिप्रेसर का ट्रांसक्रिप्शन कराएगा, रिप्रेसर एमआरएनए बनाएगा, फिर ट्रांसलेशन हो जाएगा और रिप्रेसर प्रोटीन बन जाएगा। अब जब लैक्टोज नहीं है तब ये रिप्रेसर प्रोटीन करता क्या है, रिप्रेसर प्रोटीन जाकर ऑपरेटर्स पे बाइंड कर जाता है, ऑपरेटर पे बाइंड करके उसको ब्लॉक कर देता है। अब जब आरएनए पॉलीमरेज आकर यहाँ पर प्रमोटर पर, स्ट्रक्चरल जीन वाले प्रमोटर पर बाइंड करेगा, तो बाइंड तो हो जाएगा बट वो आगे नहीं जा पाएगा, क्योंकि आगे ऑपरेटर पर रिप्रेसर प्रोटीन ने रास्ता ब्लॉक कर रखा है। आरएनए पॉलीमरेज आगे नहीं जा पाएगा तो कोई भी ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगा स्ट्रक्चरल जीन का, ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगा तो ट्रांसलेशन नहीं होगा, यानी कि हमने उनके एक्सप्रेशन को रोक दिया है। ये होता है जब लैक्टोज नहीं है, तो नॉर्मली स्विच ऑफ कंडीशन में होता है। पर क्या हो अगर लैक्टोज यानी कि इंड्यूसर आ जाए, प्रेजेंट हो, तो जो रिप्रेसर प्रोटीन बना था, जो लैक्टोज था इंड्यूसर, वो जाकर रिप्रेसर प्रोटीन से बाइंड कर जाएगा, और रिप्रेसर प्रोटीन से बाइंड करने के बाद उस प्रोटीन को इनएक्टिवेट करा देगा, और वो इनएक्टिवेटेड प्रोटीन रिप्रेसर प्रोटीन जाकर ऑपरेटर से बाइंड नहीं कर सकता। अब देखिए, ऑपरेटर फ्री है, यहाँ पर कोई भी हर्डल नहीं आएगा आरएनए पॉलीमरेज को प्रमोटर से स्ट्रक्चरल जीन्स तक जानने के लिए। अब प्रमोटर पर आकर आरएनए पॉलीमरेज बाइंड किया और वो आगे बढ़ेगा स्ट्रक्चरल जीन्स की तरफ और उनका ट्रांसक्रिप्शन करा देगा, एमआरएनए बन गया। अब एमआरएनए से ट्रांसलेशन होगा और तीनों स्ट्रक्चरल जीन का एमआरएनए से 3 एंजाइम हमें मिल गए, हमारे प्रोटीन्स मिल गए, बीटा गैलेक्टोसाइडेज, परमेज और ट्रांस एसिटाइलेज।
तो जो इंड्यूसर था, जो लैक्टोज यहाँ पे जो इंड्यूसर है, उसने आके जीन्स का जो एक्सप्रेशन है उसको स्विच ऑन कराया। तो जो रेगुलेशन इन लैक ओपरॉन होता है वो नेगेटिव रेगुलेशन का हम लोग एग्जाम्पल बोलते हैं। नेगेटिव रेगुलेशन क्यों बोलते हैं? क्योंकि नॉर्मल कंडीशन में ये नेगेटिव इन नेचर होता है, यानी कि नॉर्मली ये जो हमारा रिप्रेसर और इनहिबिटर प्रोटीन था वो उसको रोक के रखता है, उसको स्टॉप करके रखता है, इसलिए हम इसको बोलते हैं नेगेटिव रेगुलेशन। बट लैक ओपरॉन को हम इंड्यूसिबल ओपरॉन भी बोलते हैं। इंड्यूसिबल ओपरॉन क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसको इंड्यूस कराया जाता है, एक्टिवेट कराया जाता है, क्योंकि नॉर्मली तो ये ऑफ स्टेट में था, बट जब इंड्यूसर आया यानी कि लैक्टोज आया तब उसने उसको ऑन कराया। तो नॉर्मली तो ऑफ कंडीशन में था रिप्रेसर की वजह से, बट इंड्यूसर ने आके इसको ऑन कराया, इंड्यूस कराया, इसलिए हम इसको इंड्यूसिबल ओपरॉन भी बोलते हैं। तो ये एक एग्जाम्पल था कि एक्सप्रेशन को कैसे रेगुलेट किया जाता है ट्रांसक्रिप्शन लेवल पर प्रोकैरियोट्स में। सो हमने लैक ओपरॉन के एग्जाम्पल से हमने उसको देखा है प्रोकैरियोट में ट्रांसक्रिप्शन लेवल पर कैसे रेगुलेट किया जाता है कि ट्रांसक्रिप्शन ही ना होने दिया जाए तो ना उनका प्रोटीन बनेगा, ना उनका कोई भी एंजाइम बना रहे होंगे तो वो एंजाइम बनेगा, तो ना उनका एक्सप्रेशन होगा। तो जब सेल चाहे यानी कि जब सेल लैक्टोज लेगा, लैक्टोज आएगा और उसको स्विच ऑन कराएगा, अदरवाइज वो स्विच ऑफ कंडीशन में रहेंगे। ऐसा नहीं कि हमेशा ही बीटा गैलेक्टोसाइडेज परमेज और ट्रांसएसिटाइलेज सेल बनाता ही जाएगा, ज़रूरत नहीं है पर बनाया जा रहा है, ऐसा नहीं होगा। सेल को जब ज़रूरत होगी तब वो बनाएगा, जब उसको ज़रूरत नहीं है तब वो नहीं बनाएगा, स्विच ऑफ रहेगा। सो थैंक यू सो मच, थैंक you for watching the video, and if you want all these notes you can check out our website in the description. There you can get all these slides. Thank you so much, thank you for watching.